हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जंगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को। देखो यार, हमारी जो क्लास 12 फिजिक्स है उसके अंदर 1 to 14 चैप्टर हैं और इनमें से किसी ना किसी चैप्टर के अंदर एक एक दो दो तीन तीन ग्राफ हैं और उनमें से सीबीएसई हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो उन सब ग्राफ्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। लगभग 10 से 15 जो ग्राफ हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन्हीं में से ही आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने भी वाले हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ्स मैं करवा रहा हूँ यही सीबीएसई ने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे हैं। इनकी जो पीडीएफ है, ग्राफ्स की जो पीडीएफ है, वो आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल सुनील जंगड़ा सर के नाम से जो है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फटाफट से इस चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो। और अगर आप लोगों को 1 पेजेस नोट्स चाहिए, डिटेल्ड नोट्स चाहिए, डिटेल्ड क्लास 12 फिजिक्स चाहिए 1 शॉट के अंदर, या फिर मैं बोलूं कि भाई साहब आप लोगों को सारे का सारा एक बढ़िया वाला मटेरियल क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक ही जगह चाहिए, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जंगड़ा 26 के नाम से, जहाँ पे आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्लास 12 फिजिक्स में तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ओके बेटा जी, अभी इस वीडियो के अंदर जल्दी से निपटाते हैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं उनको यहाँ पे हम निपटाने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ओके, क्योंकि क्या पता कौन सा ग्राफ आप लोगों के एग्जाम के अंदर आ जाए। मतलब अब अलग अलग सेट होंगे तो कोई से सेट में कुछ भी ग्राफ आ सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से हम स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जो क्यू होता है वो हमारा सोर्स चार्ज होता है और ये आर जो है कि उस सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इनवर्स के रिलेशन में है। कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे ही है, क्योंकि के एक कांस्टेंट है, क्यू की एक फिक्स वैल्यू है। अब यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो ई और आर में इनवर्स का रिलेशन है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ इंक्रीज होगी, अगर ये चीज़ नीचे वाली चीज़ इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो ग्राफ में कुछ ऐसे ही आप लोगों को दिखेगा कि जैसे जैसे हम आर को अगर बढ़ाते हैं, मतलब अगर हम ई और आर के बीच में अगर एक ग्राफ बनाएं और अगर आर को इंक्रीज करें, तो मैंने क्या बताया कि अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये चीज़ डिक्रीज होगी। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है बेटा जी। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज आपका क्यू, इसकी वजह से किसी डिस्टेंस आर पे हमें पोटेंशियल लिखना है, तो उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर होता है, स्क्वायर नहीं होता है। तो ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सीन है कि v और r में इनवर्स का रिलेशन है कि भाई अगर ये चीज़ इंक्रीज हो रही है तो ये चीज़ डिक्रीज हो रही है, अगर ये चीज़ डिक्रीज हो रही है तो ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं v और r के बीच में एक ग्राफ बनाता हूँ, इधर इस एक्सिस पे v लेता हूँ, इस एक्सिस पे मैं r लेता हूँ, तो जैसे जैसे r हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे v हमारा घट रहा है। ओके बेटा जी, तो इस तरीके के ग्राफ यहाँ पे बनेंगे और ये रिलेशन से तुम्हें पता लग जाता है। जब भी इन्वर्स में है ना तो कॉमन सी बात है भाई, ये चीज़ अगर बड़ी होगी तो ये वैल्यू छोटी आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए। मतलब एक यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल ले लिया, वो चार्ज है, जिसको चार्ज किया हुआ है। ठीक है, इसको चार्ज किया हुआ है। अब इसकी वजह से ना हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो उसके अलग अलग फॉर्मूलेज होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला भैया, जीरो होने वाला है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। लेकिन अगर हम बिल्कुल यहाँ की बात करें, बिल्कुल इसके सरफेस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो के क्यू बाय, क्यू कौन है, जो इसके ऊपर चार्ज है, जो इसके ऊपर चार्ज, और नीचे जितने डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस है यहाँ तक, इसका रेडियस कितना बेटा जी, इसका रेडियस आर है। अगर हम इसके बिल्कुल सरफेस पे जा रहे हैं तो इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ पे ये एक डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू लिख देनी है जो यहाँ से शुरू हो रही है। देखो जब ई के इस पे हमने आर को लिया हुआ है, इस पे हमने डिस्टेंस को लिया हुआ है। हम डिस्टेंस को जब कैपिटल आर के बराबर मान रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, अब जैसे जैसे अगर हमने इसको इंक्रीज किया, मतलब अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे मान लिया अब कि स्मॉल आर को बड़ा मान लिया कैपिटल आर से, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता गया जैसे जैसे आर हम इंक्रीज करते हैं। और ये किसका केस है, ये 4 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का केस है। इन दोनों तीनों ग्राफ में आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ समझनी है, इन्वर्स का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर जो चीज़ इन्वर्स में है तो एक चीज़ इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, एक चीज़ घटेगी दूसरी बढ़ेगी, ये याद रखना।
सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें, तो वही केस है यार। जब आपने मान लीजिए कोई एक शेल लिया हुआ है जिसका रेडियस कुछ है r, तो उसके भाई अंदर आप पोटेंशियल चेक करो, इसके सरफेस पे चेक करो, तो पोटेंशियल इतने डिस्टेंस तक सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, पहले बात सुनो, ग्राफ v और r के बीच में है। ठीक है, अब अगर हम इसके रेडियस पे बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ तक तो बिल्कुल वही पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, चाहे आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, इसके सरफेस पे चेक करो। लेकिन जैसे ही हम इससे दूर जा रहे हैं, किसी डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो v का रिलेशन आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, कि v में और डिस्टेंस के साथ रिलेशन ये होता है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा। तो वही है कि यहाँ से ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है। फ़र्क क्या है पहले वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में? यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस पोर्शन में, अंदर की तरफ। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। कहाँ तक? चाहे अंदर नोट कर लो, चाहे इसके सरफेस पर नोट कर लो। ओके बेटा जी। नेक्स्ट, ओहम्स लॉ पे बेस्ड हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं नेक्स्ट ग्राफ्स को। देखो ओहम्स लॉ में क्या होता है कि v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, उस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसमें से करंट फ्लो करता है और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम I बोलते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ कंडीशंस कांस्टेंट है, तो यही कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए ग्राफ के अंदर। मतलब जैसे जैसे v बढ़ेगा I भी वैसे वैसे बढ़ना चाहिए, या फिर बोलो कि I जैसे जैसे बढ़ रहा है v वैसे वैसे बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो v और I के बीच में हमने ग्राफ बनाया, इस एक्सिस पे हमने v लिया, इस एक्सिस पे हमने I लिया, तो दिखा कि वो कैसा है, वो है भैया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अब ये है टेम्परेचर जब हमने कांस्टेंट रखा। लेकिन अगर हम अलग सा टेम्परेचर ले लें कि एक टेम्परेचर फिक्स कर दें कि एक T1 टेम्परेचर है, उस टाइम पे अगर हम चेक करें तो उस टाइम पे v और I की एक अलग रिलेशन आएगी। मतलब जैसे कि हमने v और I के बीच में ग्राफ लिया और टेम्परेचर फिक्स कर दिया, एक T1 टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भैया ये ऐसे आ गई है ग्राफ। v और I प्रोपोर्शनल तो है, इसलिए स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा, है ना, मतलब ये वाली रिलेशन तो आएगी, ग्राफ की ये लाइन तो आएगी। अब क्या किया कि हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिया, ये मान के चलते हैं। तो जैसे हमने टेम्परेचर को कम किया तो उससे क्या होता, टेम्परेचर और कंडक्टर का एक रिलेशन होता, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर आपने कम किया तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ा, है ना, तो इसका ग्राफ थोड़ा यहाँ पे आया। अब यहाँ पे इनसे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ, अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ ये वाले को, तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूँ, स्लोप क्या होता है भैया, y बाय में x, तो v बाय में I होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमें क्या देगा, कैपिटल R देगा। कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस देगा। तो मतलब इन ग्राफ का अगर हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो वो हमें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देगा बेटा जी। वो हमें क्या भी प्रोवाइड कर देगा, रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट देखो, करंट वर्सेस वोल्टेज का ही ग्राफ है। इस पे हमने करंट लिया। देखो यार, जो चीज़ पहले बोली गई उसको इस एक्सिस पे लिखना है, जो बाद में बोली गई उसको इस एक्सिस पे लिखना है। तो करंट वर्सेस वोल्टेज का एक ग्राफ है। जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो है आपका v और I प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग सर्किट होते हैं, तो v और I चेंज भी हो सकते हैं। कुछ सर्किट में आप लोगों को देखने मिलेगा कि v और I प्रोपोर्शनल है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद एकदम से वो नॉन लीनियर होते हैं, फिर एकदम से वो डिक्रीज़ होना शुरू होते हैं, फिर इंक्रीज होना शुरू होता है। तो ऐसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है कंडीशन। इस ग्राफ में हमें क्या देखना है, इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस एक रीजन होता है, और वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन सा होता है उसको हमें सोचना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है इसके ऊपर क्वेश्चन। आपको ग्राफ दे देगा और बोल देगा कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बता दो हमें कौन सा है। तो देखो यार, जब वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रहा है। वोल्टेज जब इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रहा है। इस रीजन को बोला जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। मैंने यहाँ पे भी लिख दी है ये बात। इस ग्राफ में कुछ याद करने का नहीं है, इस ग्राफ में सिर्फ ये चीज़ समझने की है ये। ठीक है, नॉन लीनियर तो पता ही लग रहा है कि भाई यहाँ से तो ये चलो स्ट्रेट था, बट यहाँ से एकदम से ऐसे जा रहा ऊपर, लीनियर नहीं है, तो ये नॉन लीनियर का रीजन हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आई चीज़ें। ओके बेटा, और ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ ग्राफ्स हैं एनसीईआरटी के, जैसे कि मेटल की मैंने बात करी। यहाँ पे मेटल में क्या होता है कि भैया, जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, हमने रेजिस्टिविटी इस एक्सिस पे ली, इस पे टेम्परेचर लिया, इधर रेजिस्टिविटी इधर टेम्परेचर, इधर रेजिस्टिविटी इधर टेम्परेचर। तो ये तीन ग्राफ है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो ग्राफ लिया, ये लिया रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम एज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है भाई साहब मेटल, यहाँ पे ये क्या है, मेटल है। ओके,
अब मेटल में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मैं यहाँ से समझाता हूँ तुम लोगों को। देखो यार, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, उससे क्या होगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, मतलब कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलो कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा भाई साहब। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रैंडम मोशन इंक्रीज हो गया। अब रैंडम मोशन इंक्रीज हो गया तो कोलिजन का जो टाइम है, टाइम गैप, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है भैया, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी टक्कर लग रही है। अब ध्यान से देखो, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आने वाला है मेटल्स के केस में। अगर मैं निकल की बात करूँ, सॉरी नाइक्रोम की बात करूँ, मतलब एलॉय है एक तरीके से, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, देखो यार, इसमें टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में जो ग्राफ है वो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और लगभग वो ऐसे जा रहा है। मतलब ये तो है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन सुनो यार, यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से उतना रेजिस्टेंस नहीं बढ़ पाता है। तो कई बुक्स में इसको इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, कि रेजिस्टेंस इसका टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे है 1.10, यहाँ तक है ये 1.20। कितने का फ़र्क आया है यार, पॉइंट का ही तो फ़र्क चल रहा है, 0.1 0.2 इसी का तो फ़र्क चल रहा है। और टेम्परेचर देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। ये केस है किसका, ये केस है किसका, एलॉय या फिर बोलो कि नाइक्रोम का ये केस रहने वाला है बेटा जी, ठीक है। सेमीनेटर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी घटती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ग्राफ याद कर लेने हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, वी और, मतलब ये जो हमारे पास सेल की इक्वेशन होती है ना, ये सेल की एक इक्वेशन होती है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई इज वट, ये जो ई है ये ईएमएफ होता है, और ये आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस और साथ में इंटरनल मतलब जो करंट होता है वो होता है, ठीक है। मतलब ये इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होता है एक, ओके। तो यहाँ अगर मैं इनके बीच का ग्राफ बनाऊँ, मतलब वी और किसके बीच में एक ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं करंट के बीच में एक ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बना पाऊँगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को समझो। इस इक्वेशन को मैं v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई से लिख लूँ, क्योंकि मुझे पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c होगा। मुझे v और i के बीच में ग्राफ बनाना है, तो x कौन है मेरा, i हो गया। तो x कौन है बेटा जी मेरा, i हो गया। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और इसके साथ m है x के साथ, तो यहाँ पे कौन है, r है, तो m जो मेरा माइनस r हो गया, मतलब यहाँ पे स्लोप हो गया। रेजिस्टेंस अगर आप लोगों को निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट कहाँ पे हो गया भैया, वो e हो गया। और y एक्सिस पे कौन है, v है, तो मतलब इस एक्सिस में मैं v रखूँगा, इस एक्सिस में मैं करंट रखूँगा। कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव पे हमने इसको कर दिया और ये इस तरीके से चलेगा। नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसा ही आने वाला है बेटा जी। क्लियर है, समझ में आई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ACL के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है NCERT में। उसमें बोला कि आपके पास एक ये एक मतलब कंडक्टर है, इसके पूरे के बीच में ऐसे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अलग अलग केस बोले गए कि भाई यहाँ पे फील्ड चेक करो, यहाँ पे फील्ड चेक करो और इसके अंदर फील्ड चेक करो। तो उसके लिए ना हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज आ गए। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर बात करें तो वो तो जितना इसका रेडियस होगा उसी के बात की बराबर, मतलब उसी की बात कर रही है, जितना इसका रेडियस है उसी की डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। लेकिन अगर हमने देखा कि जब ये बाहर की बात कर रहा है, मतलब जब हम r बड़ा ले रहे हैं स्मॉल a से, स्मॉल a कौन है, इसका रेडियस है, इसके रेडियस से अगर हम बाहर जा रहे हैं तो उस टाइम b का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाए r होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जब अगर हम अंदर की बात करें, अंदर की मतलब कि r जो है वो छोटा हो जाए स्मॉल a से, r जो है वो छोटा हो जाए स्मॉल a से, उस टाइम पे हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, मतलब फॉर्मूला ऐसा आने वाला है। तो अब इन दोनों ग्राफ्स में देखो, अगर मैं b मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल r के बीच का ग्राफ बनाऊं, b और r के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो इस इक्वेशन से मुझे पता लग रहा है कि b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे r बढ़ेगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा b डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ यहाँ पे हुआ, तो ये b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r वाला हो गया। और यहाँ से पता लग रहा है कि b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये लीनियर आ गया। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये इसके बिल्कुल सरफेस वाला पॉइंट है बेटा जी, ये इसके बिल्कुल सरफेस वाला पॉइंट है।
क्लियर है? आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ए लिख सकते हो आर की जगह। क्लियर है? तो ऐसे ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी चीज़ क्या है, बस यहाँ पे एक स्लोप निकालना आना चाहिए पूरे ग्राफ्स के अंदर, एक प्रोपोर्शनैलिटी का पता होना चाहिए, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ग्राफ्स और मतलब ईजी बन जाते हैं, बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ठीक है, चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहाँ पे देखो यार, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें अगर हम ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो वो कुछ नेगेटिव की तरह बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव में होती है और स्मॉल होती है और टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। तो मैंने यहाँ पे ये वाई एक्सिस लिया, ये नेगेटिव एक्सिस लिया, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया, इस पर टेम्परेचर रखा, इस पर हमने ससेप्टिबिलिटी रखी, तो इधर ये नेगेटिव है। तो अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव ही है भाई साहब, ये नेगेटिव है क्योंकि ये ओरिजिन हुआ यहाँ पे, ये नेगेटिव है। क्लियर है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? इन्वर्स का रिलेशन होता है कि ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ससेप्टिबिलिटी घटती है, और ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव और स्मॉल होती है, पॉजिटिव और स्मॉल होती है, और ये एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है किसके केस में? फेरोमैग्नेटिक के केस में। अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो क्या होता है? देखो यार, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और पॉजिटिव होती है, वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव होती है, एंड टेम्परेचर के डिपेंड होती है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड तो करती है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अब देखो यार ध्यान से, यहाँ पे ना एक पॉइंट हमें मिलता है, एक टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले रखा है, तो यहाँ पे हमें एक टेम्परेचर मिलता है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे बन रहा होगा। समझ आया या नहीं आया? फटाफट से बताइए। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होता है, ये जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक वो पैरामैग्नेटिक बनना शुरू हो जाता है, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस टी सी। ठीक है, टी आपका जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हुआ, टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर हुआ। इस पूरे फॉर्मूला को बोला जाता है क्यूरी वेस लॉ। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट जो ग्राफ आता है वो एसी जनरेटर के ऊपर आता है। एसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। मतलब जो ईएमएफ है जो इंड्यूस हो रहा है वो ओमेगा टी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मतलब थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इस एक्सिस पे क्या लूँ? टाइम लूँ। इस एक्सिस पे मैं अगर टाइम लूँ, इस एक्सिस पे अगर इंड्यूस ईएमएफ बताऊँ तो क्या होगा भाई? अलग अलग एंगल पे क्या हो रहा होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। बट ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो ये जो ऊपर की तरफ है इसको ई नोट बोलेंगे, इधर ये नीचे की तरफ इसको माइनस ई नोट बोलेंगे। पॉजिटिव में कितना मैक्सिमम है, नेगेटिव में कितना मैक्सिमम है। तो इस तरीके से ग्राफ जो है वो बनता है बेटा जी। और ऐसा ही हमारे पास करंट के लिए ग्राफ बनता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाला बेटा। ठीक है, तो ये है एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज जनरेटेड बाय लूप ऑफ वायर रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया हुआ है, उसमें एक आर्मेचर कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, उसके रोटेट करने से इस तरीके का एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एंगल बदल रहे हैं तो उसके साथ बदल लगने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। मतलब यहाँ पे जो हम ग्राफ देखेंगे वो Z और फ्रीक्वेंसी के बीच में देखने वाले हैं। इधर Z लेंगे, Z इज द इम्पीडेंस, और इधर लेंगे हम फ्रीक्वेंसी। इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है LCR सीरीज सर्किट के लिए वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है ना। अब एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बेटा? ध्यान से सुनना, एक्सएल की वैल्यू इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी, एक्स की वैल्यू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको Z में रखता हूँ तो ये बन जाएगा कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू इज 2 पाई एफ सी, उसका स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 पाई एफ सी, नहीं होल स्क्वायर था ना, एक मिनट रुको यार, होल स्क्वायर था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर था, तो ये माइनस और इसका ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार, अगर मैं इस एक्सिस पे एफ लूँ और इस एक्सिस पे अगर मैं जेड लूँ तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ध्यान से देखना, एफ अगर इंक्रीज हो रही है, मान लो अगर एफ की वैल्यू स्मॉल है, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एफ की वैल्यू 0 है, हम ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे 0 हुआ, समथिंग अपॉन 0 हुआ है ना, तो जीरो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो भैया इसका मतलब जेड की ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है? इनफाइनाइट है। मतलब जब एफ कम है तो वो इनफाइनाइट आ रहा है, जब एफ कम है जब वो इनफाइनाइट आ रहा है। एफ कम है तो जेड इनफाइनाइट आ रहा है। अगर मान लो मैं जेड की वैल्यू कुछ एक वैल्यू रख लेता हूँ, मतलब एफ की वैल्यू कुछ वैल्यू रख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको 100 रखा, तो ये लगभग 200 से ज़्यादा बन जाएगा।
200 प्लस बन जाएगा ना, क्योंकि 100 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में 3.1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बहुत एक बड़ी टर्म बनेगी। यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई अगर होगा तो एक बड़ी टर्म बनेगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी छोटी हो गई और ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी ही आ रही है। मतलब अगर मैं एफ़ की वैल्यू बढ़ा भी रहा हूँ तो भी मेरे पास जेड बड़ा आ रहा है। तो ये इस तरीके से ग्राफ आप लोग बना सकते हैं। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ये कैसे हो रहा है। भाई ये जब होता है, जब क्या होता है कि एफ़ की वैल्यू ना हम एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, मतलब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स ई रखते हैं। कहने का मतलब एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा रखते हैं, ठीक है। और ये मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इस वैल्यू पे जो जेड होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो कुछ ग्राफ पहले कम फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा है जेड, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा है जेड, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड कम है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आने वाला है बेटा जी, ठीक है, ओके। चलिए, तो शार्पनेस की बात करते हैं। शार्पनेस बहुत सिंपल है, इधर हमने इस एक्सिस पे करंट लिया और इधर हमने ओमेगा लिया। तो यहाँ पे देखो यार क्या है, जब आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब भाई फ्रीक्वेंसी जहाँ पे कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे करंट कम होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो करंट स्टार्टिंग से बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है। सिमिलरली जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी वहाँ पे जेड भी ज़्यादा है। तो भाई जहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ पे जेड भी ज़्यादा है, तो करंट कम होगा। अब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी वहाँ पे जेड मिनिमम हो रहा है, मतलब इस केस पे जेड जो हो जाता है वो मिनिमम हो जाता है, मतलब जेड जो है वो आर के बराबर हो जाता है ना। जेड जो वो आर के बराबर हो जाता है, कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। तो इस टाइम पे आप बोलोगे कि करंट मैक्सिमम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है बेटा जी, ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ये ग्राफ्स, और ये शार्पनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में हमें एक ग्राफ मिलता है, हमेशा वो आ जाता है, कई बार रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर बोल दिया जाता है कि ग्राफ भी बना देना। तो इधर हम लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और इधर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखो यार इसमें जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है, यू टाइप का ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। टिक मार्क टाइप बोलो या यू टाइप बोलो, कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ बनता है। और यहाँ पे ये वाला जो केस होता है ये मिनिमम डेविएशन का केस होता है, कि एट मिनिमम डेविएशन जो होता है हम डेल को डेल मिनिमम तो बोल देंगे, बट उस टाइम पे कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि आई इज इक्वल टू स्मॉल ई हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, और R1 जो है वो R2 के बराबर होता है। और आपको पता है R1 प्लस R2 होता है A के बराबर, तो ये बन गया 2R इज इक्वल टू A, मतलब R की वैल्यूज़ A/2 हो जाती है। मतलब जो आप लोगों का एंगल ऑफ प्रिज्म है वो हाफ हो जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ इसको एक बार से रट लेना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है कि भाई जैसे जैसे हम क्या करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो कम होता है, बट एक पॉइंट पे जाके हमें क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन मिलता है, और उस केस पे आई और ई बराबर होता है। क्योंकि बाकी केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक डेविएशन एंगल पे अलग अलग एंगल मिल रहे हैं, जैसे कि ये हमारा आई एंगल हुआ, ये हमारा आई ई डैश हुआ, इस तरीके से। क्लियर है बेटा। तो इस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो एक तरीके से आपको ग्राफ रटना पड़ सकता है। नेक्स्ट YDSC, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है, जो डार्क फ्रिंजेस बन रही है, उनका पैटर्न बनाओ। सबसे पहले बात YDSC है, विड्थ सेम रहेगी, चाहे आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो चाहे आपके कोई भी मैक्सिमा हो, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा कुछ भी हो, ठीक है। तो दूसरी बात इंटेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि YDSC है। तो देखो इधर हमने पार्ट डिफरेंस लिया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव वाला, और इधर इंटेंसिटी लिया। तो सबकी देखो क्या हो रहा है भैया, इंटेंसिटी सेम है, और सबकी जो विड्थ है वो भी सेम है, सबकी जो विड्थ है वो भी यहाँ पे सेम है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। ध्यान से सुनो यार, होता क्या है कि यहाँ पे ये YDSC का केस है, YDSC में पॉइंट मतलब λ/2 पे आपको डार्क मिलता है, तो ये डार्क यहाँ पे मिल रहा है, फिर 1.5 पे मिलेगा, फिर 3.5 पे मिलेगा ना, 1.5 पे मिला, फिर 2 पे तो आपको कौन मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है ना, फिर 2.5 पे आपको मिल रहा है ना। तो इस तरीके से बना दिया। चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है कि विड्थ सेम रहेगी, विड्थ सेम रहेगी, और यहाँ पे इंटेंसिटी सेम रहेगी। डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा उल्टा होता है, उल्टा मतलब यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद इंटेंसिटी घटती जाती है, उसके बाद इंटेंसिटी घटती जाती है, ठीक है, और जीरो जाती है दूर दूर जाके। दूसरी बात, यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ डबल होती है इनके कंपैरिजन में, ये वाला 2 टाइम्स होता है, ये वाले सिंगल टाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आप लोग बता सकते हैं, ये भी वही है इंटेंसिटी के बीच में, और इधर आप लोगों का पार्ट डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 11th है वो शुरू हो जाता है एक तरीके से यहाँ से। अब आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ बताया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में। देखो यार, जब इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब हम फोटोन्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, फोटोन्स किसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, मेटल्स के ऊपर फॉल कर रहे हैं। अब जैसे फोटोन्स मेटल्स के ऊपर फॉल कर रहे हैं, किसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, मेटल्स के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही करंट बनेगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो है आप लोगों के पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो करंट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो करंट के प्रोपोर्शनल है बेटा जी। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना। एक कैसा ग्राफ आने वाला बेटा जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप लोगों के पास आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ही किसके बीच का ग्राफ पूछा जाता है, पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच का ग्राफ पूछा जाता है। इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होती है बेटा, अरे एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। इधर क्या होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल होती है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल कौन सी पोटेंशियल होती है भाई, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल होती है। और इधर वाली होती है हमारी रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव वाली होती है। होता क्या है कि एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पे, एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पे, देखो यार स्टार्टिंग में होता है कि हम क्या करते हैं, मेटल्स के ऊपर फोटोन्स को फॉल करवा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेटल्स के ऊपर फोटोन्स को फॉल करवा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मेटल्स के ऊपर फोटोन्स को फॉल करवा रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड पहुंचते हैं, दूसरी साइड मतलब कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंचते हैं। तो करंट जीरो से शुरू नहीं होता है, तो जीरो से शुरू नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, जो कलेक्टर प्लेट वोल्टेज अगर उसको पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दें और उसको बढ़ाते जाएं, तो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगे दूसरी साइड, और एक बार उसके बाद क्या होगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच जाएंगे। अब वोल्टेज बढ़ाते रहो, करंट सेम ही रहने वाला है, ये सैचुरेशन करंट बोला जाता है। लेकिन अगर हम कलेक्टर प्लेट वोल्टेज को अगर नेगेटिव कर दें, तो भैया अब क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पहुंचेंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है कम जा रहे हैं, तो जो फोटो करंट है वो घटना शुरू होगा। हम नेगेटिव अप्लाई करते जा रहे हैं तो और घटेगा और घटेगा, और एक वोल्टेज पे आके ये करंट जो है जीरो हो जाएगा। उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं बेटा जी, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है, इतनी बातें हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए हमने शो कर दिया। अब इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जिसको ई वी नॉट बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा, ई प्लस एच, सॉरी माइनस आने वाला है यहाँ पे, क्या होगा, माइनस ई माइनस वर्क फंक्शन, मतलब एच फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन होगा, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे वी नॉट जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा, तो ये सेम रहेगा। बाकी करंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, दैट्स वाई ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए इंटेंसिटी बढ़ने से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं फिर क्या होगा, देखो यार आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, आप नंबर्स नहीं बढ़ा रहे हो। तो अगर मैं कलेक्टर प्लेट वोल्टेज और करंट को देखूं, फोटो करंट को देखूं, तो ग्राफ तो वैसे ही बन रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नेगेटिव में और पोटेंशियल बढ़ गया तो यहीं पे आ गया, नेगेटिव में और बढ़ गया तो यहाँ पे आ गया भाई। अब क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे ये सेम एक जगह क्यों जा रहे हैं और ये एक जगह अलग अलग क्यों हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग क्यों हो रहे हैं और यहाँ पे सेम क्यों। देखो यार फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हो, अरे यार क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट यार, ये कुछ पंगा सा हो रहा है इसमें। फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग बढ़ा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे हो तो वी नॉट बढ़ रहा है ना, तो वही तो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से नेगेटिव में वी नॉट इंक्रीज हो रहा है, वी नॉट नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई कि ये चीज़ सेम क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ सेम क्यों है। भाई हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक चीज़ एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है। नंबर थोड़ा आपने बढ़ाए हैं तो टोटल तो वो उतने ही हैं, टोटल्स तो वो उतने ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी जो हमने एक रिलेशन लिखा कि ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एच फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन होगा। अब मैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस इसको लिख सकता हूँ एच फ्रीक्वेंसी नॉट। तो यहाँ पे देखो यार ध्यान से कि वी नॉट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लूँ और इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल लूँ तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच में लीनियर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लेकिन भाई ये जीरो से शुरू नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही एमिशन स्टार्ट होता है, उससे नीचे एमिशन स्टार्ट नहीं होता, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बी मेटल के लिए हमने यहाँ से शुरू किया और ए मेटल के लिए हमने यहाँ से शुरू किया, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ा कि जीरो फ्रीक्वेंसी और एकदम से एमिशन हो जाएगा, नहीं ना। तो दैट्स वाई, क्लियर है। तो इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा बेटा जी। नेक्स्ट ये आपका डिफ्लेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल विद एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है, ये हमारा जो एटम्स चैप्टर है उसके अंदर जो हम पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसमें। तो यहाँ इस एक्सिस पे हम स्कैटरिंग एंगल लेते हैं और इस एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो डिटेक्ट हुए उनको लेते हैं। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होने का मतलब समझते हो कि जैसे जैसे पार्टिकल जो है न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो कम पार्टिकल भाई स्कैटर्ड होंगे। भाई जो पास में आएगा, मान लो जो बिल्कुल यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ से ये पास में आएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा ना। जो बिल्कुल दूर से जा रहे हैं वो तो कम डिफ्लेक्ट होंगे, जो बिल्कुल दूर से जा रहे हैं वो तो कम डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ग्राफ क्या है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा, जो स्कैटर्ड पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हैं वो डिक्रीज होंगे। और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं, तो आपको याद भी करनी पड़ेगी बेटा कि ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आगे जितने ग्राफ आएंगे, 2-3 ग्राफ, वो लगभग लगभग आप लोगों को याद करने हैं। जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ये। हम इस साइड अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स लेते हैं और इधर अगर हम मास नंबर लेते हैं तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है ये, ठीक है, ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो ए बड़ा है 30 से और ए छोटा है किससे, 170 से, वो स्टेबल होंगे। तो लाइट मतलब ए से, ए जब 30 से छोटा है, मतलब 30 से जो भी ए छोटे होंगे वो सारे अनस्टेबल होंगे, लाइटर भी अनस्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। और 170 से ज़्यादा जो हैं वो सारे के सारे वो भी अनस्टेबल है, वो हैवी में आ जाते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है। यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स लेते हैं और इधर मास नंबर लेते हैं। तो आप बोल सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो होती है वो इतनी रेंज के लिए लगभग लगभग क्या बोल सकते हो कि कांस्टेंट रहती है, मतलब एक स्टेबल सी रहती है, कि एक सीधी लाइन सी बनती है। ये ज़्यादा थोड़ा सा गैप आप लोगों को दिखा रखा है, बट इतना बड़ा नहीं होता है, स्टेबल सा माना जाता है। ओके बेटा, चलिए हाँ नेक्स्ट देखिएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो आप लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स, उसको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है और आर जो है, आर कौन भाई, एटम्स हैं। एटम के अंदर क्या है, मतलब एक एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, एटॉमिक डिस्टेंस जो है, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोल रहे हैं, उसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो उनके बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, देखो यार ये है जीरो लाइन, इससे ऊपर पॉजिटिव है, इससे नीचे नेगेटिव है, इधर आपका आर जा रहा है, सेपरेशन जा रहा है उनके बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे एक खास बात है कि ग्राफ जो ये बन रहा है ना, ये क्या शो करता है, ये ग्राफ शो करता है कि जब आप लोग एक स्मॉल सा डिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक स्मॉल सा डिस्टेंस होता है इसे आर नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.8 FM होती है, 0.8 FM होती है। इस डिस्टेंस से ज़्यादा जब डिस्टेंस बढ़ता है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब इस डिस्टेंस से थोड़ा सा उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, 0.8 FM से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, देखो एटॉमिक लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये अच्छा खासा डिस्टेंस है, लेकिन हम अगर माने तो 0.8 FM क्या ही डिस्टेंस है ना भाई, इसका मतलब तो हमारी हमारी नज़रों में तो ये बढ़ नहीं रहा। बट फिर भी अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या होता है, सेपरेशन ग्रेटर देन आर नोट, मतलब आर नोट का मतलब 0.8 FM से भी ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे जो फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, वो आपकी क्या बोली जाती है, अट्रैक्टिव बोली जाती है। क्या बोली जाती है बेटा, अट्रैक्टिव बोली जाती है। लेकिन इससे जब कम होता है तो वो रिपल्सिव बोली जाती है। और इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है, आपको ग्राफ देगा, वो बोलेगा कि बताओ कि कब यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव है, कब यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव है, ठीक है। क्योंकि देखो जब आर नोट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इधर की साइड, इधर की साइड मतलब इधर की साइड इंक्रीज होना शुरू हो रही है, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से पॉजिटिव में जाना शुरू हो रही है, तो रिपल्सिव बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे भी क्या है, यहाँ तक ये क्या होती है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, बट यहाँ पे जीरो हो जाती है, वो आगे जाके जीरो होती है। बट हमें इस ग्राफ में सिर्फ ये समझाना है कब अट्रैक्टिव है फोर्स, कब आपकी फोर्स रिपल्सिव है। तो डिस्टेंस 0.8 FM से ज़्यादा होगा तो फोर्स इज़ अट्रैक्टिव, कम होगा तो रिपल्सिव होने वाली है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ये आपका फॉरवर्ड बायस है, इधर आपका रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहली बात, इस एक्सिस में हम वोल्टेज लेंगे, इस पर हम करंट लेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग जब कर रहे हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे हम कहाँ पे, इस P के साथ, और इस N के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, करंट नहीं मिल रहा हमें। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी के लिए डिप्लीशन लेयर को तोड़ा जा रहा है। तो डिप्लीशन लेयर धीरे 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 टूट रहा है और एक वोल्टेज पे आके वो टूट जाती है और एकदम से इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है और करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि करंट वोल्टेज देते रहते हैं, नेगेटिव में वोल्टेज देते रहते हैं तो करंट नहीं बनता। क्यों,
नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पोटेंशियल जो है, डिप्लीशन लेयर जो है, बैरियर पोटेंशियल जो उसकी विड्थ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमें नेगेटिव में एक वोल्टेज पे जाके एक करंट मिलता है जो होता है रिवर्स करंट, या फिर बोलो कि माइनॉरिटी की वजह से होता है। जो माइनर होते हैं, मतलब जैसे कि पॉजिटिव जो साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जो एन साइड है उसमें पॉजिटिव पड़े होते हैं, तो उनकी वजह से हमें ये करंट मिल रहा होता है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की एक करेक्टरिस्टिक्स है बेटा जी, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर वर्किंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि यार हम क्या करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, सिर्फ ये देखते हैं कि ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है, मतलब हाफ वेव को ही डीसी में बना पाता है, या पॉजिटिव को या नेगेटिव को। तो इस डायग्राम को देखो, जब हम पॉजिटिव साइकिल देते हैं तो पॉजिटिव साइकिल यहाँ पहुँचा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के केस में ये फॉरवर्ड बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। नेगेटिव के केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा, कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं कंडक्ट करेगा तो आउटपुट नहीं मिल रही, ठीक है। सिमिलरली अब हम दोबारा से पॉजिटिव देंगे तो आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये एक ग्राफ है इनपुट और आउटपुट का, जो आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जरूर से आना चाहिए बेटा, ठीक है। इसी तरीके से फुल वेव में पता लगता है कि ये फुल वेव को ही रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पे दो डायोड होते हैं, ये एक डायोड है, ये एक डायोड है। जब हमने पॉजिटिव साइकिल दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन। तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया। तो मतलब जब पॉजिटिव केस है तो एक डायोड ने हमें आउटपुट दे दी। फिर दूसरी बार में जब ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये कंडक्ट कर जाएगा, D2 कंडक्ट कर जाएगा, मतलब नेगेटिव के केस में, नेगेटिव साइकिल के केस में हमें भी आउटपुट मिली बट वो D2 ने दी। तो ये दो डायोड का ये काम है। तो इस तरीके से आप इनके आउटपुट वेवफॉर्म को बना सकते हो। इधर हमें टाइम लिखना है, इधर हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है। ये आप इनपुट्स दिखा रहे हो कि कौन से डायोड के अक्रॉस हमने कौन कौन से इनपुट दिए हैं, ठीक है बेटा। चलो ओके, तो आप लोगों के जितने भी जो ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे आज इस वीडियो में निपटा दिए हैं। एंड आई होप कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, यहाँ तक आप लोग आए होंगे। और मैं बोल रहा हूँ यार कि डरना नहीं है, जम के पढ़ाई करो, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और किस तरीके की वीडियो चाहते हो और किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में एक बार से बता के जाना। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।